हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AKS लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं CPC के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन पार्ट 6। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक अपलोड कर चुके हैं, जिनमें हमने 135 तक क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। अब हम इस पार्ट में 136 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 100 के अंतर्गत दूसरी अपील उच्च न्यायालय में निम्न किस आधार पर की जा सकती है? ऑप्शन ए, तथ्य के प्रश्न पर। ऑप्शन बी, विधि के सारवान प्रश्न पर। ऑप्शन सी, तथ्य और विधि दोनों के प्रश्न पर। ऑप्शन डी, विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न पर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही उत्तर है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि CPC की धारा 100 के अंतर्गत दूसरी अपील उच्च न्यायालय में निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है? तथ्य के प्रश्न पर की जा सकती है, विधि के सारवान प्रश्न पर, या तथ्य और विधि दोनों के प्रश्न पर, या विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विधि के सारवान प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अपील योग्य है? ऑप्शन ए, धारा 35 के अधीन आदेश। ऑप्शन बी, धारा 35A के अधीन आदेश। ऑप्शन सी, धारा 35B के अधीन आदेश। ऑप्शन डी, धारा 90 के अधीन आदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा आदेश अपील योग्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 35A के अधीन आदेश अपील योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। भारत संघ वर्सेस दिलेर सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्णय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, दूसरी अपील। ऑप्शन बी, बहाली रेस्टिट्यूट। ऑप्शन सी, पूर्व न्याय रेस जुडिकेटा। ऑप्शन डी, सरकार के विरुद्ध मुकदमा। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत संघ वर्सेस दिलेर सिंह का मामला किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, दूसरी अपील। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से कौन अपीलीय न्यायालय की शक्तियों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए, मामले का अंतिम रूप से निर्धारण। ऑप्शन बी, वाद का नए सिरे से विचारण। ऑप्शन सी, मामले का प्रतिप्रेषण। ऑप्शन डी, अतिरिक्त साक्ष्य का लेना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अपीलीय न्यायालय की शक्तियों में क्या सम्मिलित नहीं है? आपको ऑप्शन बता दिए गए हैं। यदि आपको पता है इसका उत्तर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाद का नए सिरे से विचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए? ऑप्शन ए, आदेश 46 नियम 1। ऑप्शन बी, आदेश 47 नियम 1। ऑप्शन सी, आदेश 47 नियम 3। ऑप्शन डी, आदेश 41। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी CPC के सेक्शन 114 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए, किस ऑर्डर के साथ में पढ़ा जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आदेश 47 नियम 1 के साथ सेक्शन 114 को पढ़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 141। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 निम्न के बारे में प्रावधान करती है? ऑप्शन ए, निर्देश। ऑप्शन बी, पुनर्विलोकन। ऑप्शन सी, पुनरीक्षण। ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय को अपील। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? धारा 115 CPC की क्या प्रावधान करती है, किसके बारे में प्रावधान करती है, वो आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुनरीक्षण। यानी धारा 115 पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की कौन सी धारा स्पष्टतया उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति की प्रकृति की है? ऑप्शन ए, धारा 11। ऑप्शन बी, धारा 105। ऑप्शन सी, धारा 115। और ऑप्शन डी, धारा 122। तो क्या है इसका सही उत्तर? कौन सी धारा स्पष्टतया उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति की प्रकृति की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 115।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा कतिपय स्त्रियों को न्यायालय में स्वयं उपसंजाति से छूट प्रावधानित करती है? ऑप्शन ए धारा 133, ऑप्शन बी धारा 135, ऑप्शन सी धारा 135 ए, ऑप्शन डी धारा 132। तो कौन सी धारा महिलाओं को कोर्ट में प्रेजेंट होने से छूट प्रावधानित करती है, उसकी स्वयं की उपस्थिति? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 132, यानी धारा 132 कतिपय स्त्रियों को न्यायालय में उनकी प्रेजेंट से छूट प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, लघु उद्देश्यों पर आधारित अदालतों के फैसलों के आदेशों पर पुनर्विचार किया जा सकता है? ऑप्शन ए जिला अदालत द्वारा, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? लघु उद्देश्यों पर आधारित अदालतों के फैसलों के आदेशों पर पुनर्विचार किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की कौन सी धारा में पुनरीक्षण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 110, ऑप्शन बी आदेश 6 नियम 13, ऑप्शन सी धारा 115, ऑप्शन डी धारा 120। तो कौन सी धारा पुनरीक्षण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 115। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण हो सकता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी जिला न्यायालय में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो किस धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण हो सकता है? किस कोर्ट में होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा, हाई कोर्ट में होगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, यानी हाई कोर्ट में पुनरीक्षण हो सकता है धारा 115 के अंतर्गत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 147, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने का अधिकार नहीं है? आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि छूट पाने का अधिकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किसी न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है संघ सरकार के मंत्रियों को, ऑप्शन बी राज्य सरकार के मंत्रियों को, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय के कुलपति को। तो किसको छूट पाने का अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विश्वविद्यालय के कुलपति को। बाकी संघ सरकार के मंत्रियों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान है, राज्य सरकार के मंत्रियों को भी है और भारत के उपराष्ट्रपति को भी है, परंतु विश्वविद्यालय के कुलपति को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने का अधिकार नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से कौन व्यक्ति न्यायालय में स्वयं उपसंजाति से छूट पाने का हकदार नहीं है? ऑप्शन ए भूतपूर्व भारतीय राज्य के शासक, ऑप्शन बी राज्य विधान परिषदों के सभापति, ऑप्शन सी राज्यों के मंत्री, ऑप्शन डी कलेक्टर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कलेक्टर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा विधानमंडल के सदस्यों को सिविल प्रक्रिया के अधीन गिरफ्तारी या निरोध से मुक्त करती है? ऑप्शन ए दिया गया है धारा 80, ऑप्शन बी धारा 134, ऑप्शन सी धारा 135 ए, ऑप्शन डी धारा 132। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि आपको पता है तो आप हमें जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सीपीसी की कौन सी धारा विधानमंडल के सदस्यों को सिविल प्रक्रिया के अधीन गिरफ्तारी या निरोध से मुक्त करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धारा 135 ए, यानी धारा 135 ए विधानमंडल के सदस्यों को सिविल प्रक्रिया के अधीन गिरफ्तारी या निरोध से मुक्त करती है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा की घोषणा की जाती है?
ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो किसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा की घोषणा की जाती है? कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा की घोषणा की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न कौन सी धारा प्रत्यय स्थापन का सिद्धांत सम्मिलित करती है? ऑप्शन ए धारा 134, ऑप्शन बी धारा 144, ऑप्शन सी धारा 148 ए, ऑप्शन डी धारा 151। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी धारा प्रत्यय स्थापन का सिद्धांत सम्मिलित करती है? आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 144, यानी धारा 144 प्रत्यय स्थापन का सिद्धांत सम्मिलित करती है। क्वेश्चन नंबर 152। वे सभी आदेश एवं सूचनाएं जिनकी तामील इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति पर की जाए या जो उसे दी जाए लिखित रूप में होगी, ऐसा प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन दे दिए गए आपको। ऑप्शन ए धारा 141, ऑप्शन बी धारा 142, ऑप्शन सी धारा 143, ऑप्शन डी धारा 144। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वे सभी आदेश, ठीक, एवं सूचनाएं जिनकी तामील इस संहिता के अधीन यानी सीपीसी के अधीन किसी व्यक्ति पर की जाए या जो उसे दी जाए लिखित रूप में होगी, ऐसा प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिया गया है? तो उस सेक्शन को बताना है हमें जिसके अंतर्गत ये प्रोविज़न लिखा हुआ है कि जो भी ऑर्डर होंगे, जो भी सूचनाएं होंगी, जो तामील की जाएगी वो लिखित रूप में होगी। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 142, यानी धारा 142 ये प्रावधान करती है, धारा 142 के अंतर्गत ही दिया गया है कि वे सभी ऑर्डर सूचनाएं जिनकी तामील संहिता के अधीन किसी व्यक्ति पर की जाए या उसे दी जाए वो लिखित रूप में ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153। सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा विधायी निकायों के सदस्यों की सिविल मामले में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 139 बी, ऑप्शन बी धारा 132 ए, ऑप्शन सी धारा 135 ए, ऑप्शन डी धारा 140 ए। इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी धारा विधायी निकायों के सदस्यों की सिविल मामलों में गिरफ्तारी निरोध से संबंधित है? आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 135 ए, यानी धारा 135 ए विधायी निकायों के सदस्यों की सिविल मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 के अधीन न्यायालय द्वारा कुल कितने से अनधिक समय बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए 90 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 45 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। तो क्वेश्चन का उत्तर आपको पता है तो आप हमें बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सीपीसी की धारा 148 के अधीन न्यायालय द्वारा कुल कितने से अनधिक, अनधिक मतलब होता है जो समय आपको दे दिया गया है जितने दिन है उससे अधिक ना होना, उसी तक ही रहना, इससे अधिक ना होना। ठीक, समय बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं 90 दिन, 60 दिन, 45 दिन या 30 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। कैविएट कितने दिन के अवसान के पश्चात प्रवर्त नहीं रहेगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी 120 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है?
यानी जो कैविएट दाखिल की जाती है वो कितने दिन के पश्चात प्रवर्त में नहीं रहेगी। प्रवर्त मीन्स लागू, इन फोर्स में नहीं रहेगी। 30 दिन पश्चात, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 90 दिन। यानी 90 दिन के पश्चात कैविएट प्रवर्त में नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन कैविएट तब दाखिल की जाती है जब कोई, ऑप्शन ए, वाद संस्थित हो, ऑप्शन बी, कार्रवाई आरंभ या संस्थित हो, ऑप्शन सी, वाद संस्थित किया जाने वाला हो, ऑप्शन डी, वाद या संस्थित हो या संस्थित होने वाला हो। इसका सही उत्तर क्या होगा? कैविएट कब दाखिल की जाती है? अगर आपकी सीपीसी की अच्छी तैयारी है, आपने पढ़ रखा है, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आसान है। क्या ऑप्शन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाद या संस्थित हो या संस्थित होने वाला हो। ओके, तो अब तक हमने सीपीसी के टोटल 156 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और उम्मीद है हमें आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो हम आपसे क्वेश्चन करते हैं उसके कमेंट में आप रिप्लाई ज़रूर दें। ओके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका रिवीजन अच्छे से कर सकें और आपकी और आपके दोस्तों की एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी हो सके। हमारा यही उद्देश्य है। ठीक है, थैंक यू सो मच।